देखिए मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, सौरभ सौरभ बोल है। देखिए तो मेरा नेटवर्क ख़राब है क्या? कहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम दिख रहे हैं? ठीक हो गया? ओके, देखिए मैंने क्या लिखा है। इस देखिए ये है डेल्टा, नहीं है स्टूडेंट, डेल्टा तो ऐसे लिखता है ना। यस, ये डेल्टा का उल्टा है। तो एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं, आगे आपको जब हायर लेवल में पढ़िएगा तो बहुत बार मिलेगा, यही चलता है। बट थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद ये बोल देना चाहिए इसके बारे में। ये है एक डिफरेंशियल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? और एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके वजह से कुछ स्केलर क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लाते हैं। किस फॉर्म में लाते हैं? वेक्टर का फॉर्म में। और इसका मतलब ये होता है ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है? डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड। और अब ये नहीं बोल रहे कि हर स्केलर क्वांटिटी को इस फॉर्म में लिखेंगे ही तो वेक्टर बन जाएगा, जिसको वहाँ तक ला सकते हैं। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखना होता है। तो ये बताइए कि फील्ड फोर्स, यहाँ देखिएगा, फील्ड फोर्स के लिए क्या हम लोग पढ़े थे? फील्ड फोर्स के लिए यहाँ देखिएगा, सब लोग यही पढ़े था ना, फील्ड फोर्स जहाँ तक पढ़ रहे थे। और इसके लिए क्या था स्टूडेंट? माइनस डेल यू वाई डेल एक्स, हाँ या ना? इसके बदले याद है आप लोग को? और इसके बदले ए था, और इसके बदले ए था, करेक्ट? तो सब में कॉमन माइनस हो गया, माइनस को बाहर ले लिए, तो नहीं लग रहा कि ए लिख रहे हैं। और यहाँ देखिए, क्या सब में से बाहर यू पोटेंशियल का यू निकाल सकते हैं बाहर? सब में यू था, हाँ या ना? करेक्ट। और इसको मैं क्या इंडिकेट करने के लिए बोला हूँ? एक स्टैंडर्ड इंडिकेशन है जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, या बोल सकते हैं इसका हम लोग ग्रेड भी बोलते हैं। ग्रेड मतलब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, मोटा मोटी ये मानिए, ठीक है? क्या आप पढ़ते हैं? तो एक्चुअल में इसके बदले फील्ड फोर्स के बदले, सब लोग यहाँ देखिएगा, फील्ड फोर्स के बदले इस पूरे ब्रैकेट के बदले ये लिख सकते हैं। ये आगे चलकर बहुत, यहीं कॉलेज में बहुत चलता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो कहीं कहीं पे फील्ड फोर्स के लिए शॉर्टकट में ऐसा भी लिखा रहेगा। कैसा लिखा रहेगा? ऐसा भी लिखा रह सकता है। तो अब इसका मतलब ये समझ में आ गया? इसका मतलब है कि इसको
पोटेंशियल एनर्जी को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में। बट जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो उस टाइम पे क्या कांस्टेंट मानकर करना है, वाई और जेड स्किपिंग, पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना वहाँ तक। तो इस चीज़ को जो मैं यहाँ पे सिखाया था आपको, उसी को शॉर्टकट में ऐसे लिखना होता है। कैसे लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है, हाँ या ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक चीज़ ये भी तो है कि पिछले कल के क्लास में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी तो चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखिए तो, हाँ या ना। जब फील्ड फोर्स के लिए लिख सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि फील्ड फोर्स में किसको डिफ्रेंशिएट करते थे विथ नेगेटिव साइन, पोटेंशियल एनर्जी को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसको डिफ्रेंशिएट करते थे, पोटेंशियल को विथ रिस्पेक्ट विथ नेगेटिव साइन, हाँ या ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विथ नेगेटिव साइन गिव्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना। तो अब देखिए, तो ऐसा इसलिए डेवलप किया जाता है कि नहीं लगता है कि इतना लिखने में थोड़ा लेंदी लगता रहता है, हाँ या ना। और ऐसा ऐसा बहुत सारा कुछ लिखना रहता है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखना रहता है। तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन या दो बार, 2 टाइम्स। तो अब अभी इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट मुझे लगा कि शायद 2 मिनट में अगर मैं सिखा पाऊंगा, समझा पाऊंगा। तो एक्चुअली ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या है, डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल एक्सक्लर, यस। इसके अंदर अब ये नहीं कि ओके सर तो एक बहुत बढ़िया मेथड पढ़ा दिए, अब हर स्केलर क्वांटिटी के आगे लगा देंगे तो वेक्टर बन जाता रहेगा, ऐसा नहीं है। जिसके बीच में रिलेशन है, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी फील्ड फोर्स रिलेशन है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिलेशन है, तो जहां पे ऐसा रहता है उसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर, ओके। आप लोग एक बार देख लीजिए, और सर आप भी लिख लीजिएगा। आजा क्लास को छोड़कर जाइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बहुत काम में आएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस अभी से लेकर आगे तक का जो भी वर्क पावर एनर्जी की क्लास है वो मेडिकल वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल वालों का इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत आता है स्ट्रिंग मास सिस्टम वर्क पावर एनर्जी में। और इसको मैं एक साथ सर्कुलर मोशन के साथ अटैच करके भी पढ़ाते रहूँगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये तो पढ़ाए थे आपको, डज नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्योंकि दो पॉइंट के जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे ऐसा नहीं कि दो पॉइंट के जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है तो रेफरेंस पॉइंट पे जा रहे हैं आप, फिर वापस उन दोनों पॉइंट पे 1 by 1 ऐसा नहीं करना है। तो चेंज इन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, वर्क डन अगेंस्ट फील्ड फोर्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2, करेक्ट। चलिए अब इसके लिए
यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, मान लेते हैं कि एक ग्राउंड है, करेक्ट, और h हाइट पे इस ग्राउंड से मैं इस लेवल पे आया, और यहाँ पे मेरे पास एक मास है, एक पार्टिकल जिसका मास m है, और पॉइंट A से, तो बताइए पॉइंट A से B पे जाएं, C पे जाएं, D पे जाएं, E पे जाएं, या इस हॉरिजॉन्टल लेयर के किसी भी पॉइंट पे जाएं, mg डिफरेंट वर्क करेगा या सेम वर्क करेगा? ये तो प्रूफ कर चुके हैं ना, या दोबारा प्रूफ करने का रिक्वायरमेंट है? प्रूफ कर चुके हैं, ओके। और ये भी तो प्रूफ कर चुके हैं कि ऊपर जाते हैं तो mg निगेटिव वर्क करता है, और नीचे आता है तो mg पॉजिटिव वर्क करता है। तो मान लेते हैं कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम A टू B C D E और एनी पॉइंट ऑन लेवल सेकेंड, ये मेरा लेवल हो गया फर्स्ट, ओके, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, लेवल सेकेंड। तो यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हैं तो जाने का बहुत सा रास्ता हो सकता है, हाँ या ना, करेक्ट। और जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल जो लिया हूँ, उसमें स्टूडेंट मैं जी को यूनिफॉर्म मान रहा हूँ। जी यूनिफॉर्म होता नहीं है, बट बताए थे ना कि थोड़ा हाइट के लिए 10 मीटर के लिए, 20 मीटर के लिए है। अब बोलिएगा कि सर तिनियाली का ग्राउंड पे और पॉइंट प्लेस के टॉप फ्लोर पे जी का वैल्यू, तो क्या बहुत बड़ा चेंज मिलेगा या ऑलमोस्ट सेम रहेगा? हाँ, अब ये बोलेंगे सर तिनियाली के ग्राउंड फ्लोर और माउंट एवरेस्ट के पीक पे, ऑब्वियसली चेंज करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं जो अभी डील कर रहा हूँ उसमें जी को इन्फॉर्म मान रहा हूँ। तो जैसे ही जी को इन्फॉर्म बोल दिए, यहाँ देखिएगा सब लोग, तो एम जी क्या हो गया, वेरिएबल या कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट, कांस्टेंट। अब बताए थे ना, ऑल कांस्टेंट फोर्स आर कंजर्वेटिव, ऑल कांस्टेंट फोर्स आर कंजर्वेटिव। और जब कंजर्वेटिव हो गया तो क्या उसको हम लोग फील्ड फोर्स नाम दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बताइए कि डेल्टा यू व्हेन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी या ए टू सी या ए टू डी या ए टू ई या ए टू एनी पॉइंट ऑन लेवल सेकेंड कितना, तो यहाँ ए से बी के लिए, और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल है जी? देखिए मैंने क्या लिखा, GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी। तो एक क्या होता है स्टूडेंट, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स? सब लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, ओके। तो क्या इसके बदले हम लोग, और मेरा यहाँ पे फील्ड फोर्स कौन सा है, mg, कौन सा है फील्ड फोर्स, mg, और यहाँ पे g को कांस्टेंट वाला मैं ले रहा हूँ इन्फॉर्म के लिए, क्या g इन्फॉर्म रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग मास सिस्टम में g इन्फॉर्म ही रहता है। तो यहाँ पे क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो mg का वर्क है, जो फील्ड फोर्स का वर्क है, उसमें निगेटिव से निगेटिव लगाते हैं तो फिर किसका वर्क बन जाता है? और इसी को तो ये बोलते थे, हाँ या ना। और ये बताइए ए वैल्यू कितना, सब लोग यहां देखिएगा सर्किल को, ए वैल्यू कितना ऊपर जा रहे हैं, माइनस mgh, mgh या माइनस mgh, माइनस mgh, तो माइनस और माइनस mgh, तो क्या हो जाएगा, प्लस mgh, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए, अब अगर बोलेंगे डेल्टा यू व्हेन कमिंग फ्रॉम बी टू ए, कहां से कहां, बी टू ए,
या C2A या D2A, मतलब कहने का सेंस है नीचे आ रहे हैं, तब बोलते हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि आप लेवल सेकंड से लेवल फर्स्ट पे आ रहे हैं, तब कितना होता, तब फिर से बोलते हैं कि सर अगेन वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, हाँ या ना। इसका मतलब mg, और जब नीचे आते हैं तो mg कितना वर्क करेगा, नीचे आने के टाइम पे mg प्लस mgh। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि तो अब बताइए, इसका मतलब यहाँ से एक लाइन का कंक्लूजन देना हो, अगर एक लाइन का कंक्लूजन देना हो हम लोग को, तो आज के बाद क्या हम लोग इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि जहाँ पे जी इनफॉर्म है, क्या है, इनफॉर्म है, तब ग्रेविटेशनल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का साइन पॉजिटिव रहेगा। अगर ऊपर जाएंगे किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे, लेकिन ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऊपर। और हाँ या ना, दो एग्जाम्पल ही लिए ना, इसमें कहाँ जा रहे थे, लेवल 1 से लेवल 2 पे, हाँ या ना। इसमें कहाँ रहे थे, लेवल 2 से ले, और यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निगेटिव रहेगा। और क्या वैल्यू रहेगा, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और कितना रहेगा, mgh रहेगा। क्या रहेगा, mgh, वेयर h इज व्हाट, h इज द हाइट बिटवीन, या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, बिटवीन टू लेवल, हाँ या ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लेवल। और अगर नीचे आते रहेगा तो इसका साइन निगेटिव होगा, और निगेटिव होकर वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस mgh। तो अगर रेडी रख के रखेंगे तो हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक किसी को डाउट, क्योंकि हम लोग मैं mg का वर्क पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा फास्ट हो गया है। अब नेक्स्ट इनफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में जहाँ पे g कांस्टेंट है, तो उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस जनरली हम लोग को नहीं पता होता है, लेकिन एक कन्वेंशन है। तो यहाँ देखिए, तो जब एक कन्वेंशन किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, किसके लिए, तो जब जी इनफॉर्म रहेगा तो फॉर ध्यान, पॉइंट टू बी नोटेड, इफ जी इज इनफॉर्म देन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहीं भी ले सकते हैं। कहाँ ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कहीं लेने से बाद में जो आंसर मिलेगा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन आंसर है नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहीं भी लेंगे, बट जिस थ्योरी को लगाकर, जिस कॉन्सेप्ट को लगाकर प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है, उससे मुझे चेंज इन पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होता है। और पहले ही बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो इसलिए अगर मैं ये चीज़ जो बोल रहा हूँ कि फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस mg के लिए, किसके लिए, mg के लिए, जी इनफॉर्म के लिए, वी कैन एज्यूम एनीवेयर एज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो देखिए अब यहां से हो गया कि सर कहीं भी लेंगे, तो अब इसमें यहां देखिएगा सब लोग, आप लोग क्लास 11 में थोड़ा बहुत स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़े होंगे। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम स्ट्रिंग मास सिस्टम का, हाँ या ना, जिसमें आता था कंप्लीट साइकिल होने के लिए √5gl, ऐसा तो कुछ मिला था ना कि यहाँ पे कितना मिनिमम स्पीड है, देन दैट्स व्हाई कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए। इज इट क्लियर? तो एक्चुअल में तो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस में मुझे प्रॉब्लम क्या होता था कि मैं पॉइंट ए को मानूं पॉइंट ऑफ रेफरेंस या पॉइंट बी को माने पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसी में मेरा 5 मिनट वेस्ट हो जाता था। यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस मुझे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना रहता था,
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल जब पढ़ाएंगे तो उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रेफरेंस पॉइंट यहाँ माने या यहाँ माने या कहाँ माने। बाद में जब सर पढ़ा रहे थे तो बताए कि पॉइंट जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, देन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस बी पे भी मान सकते हैं, लेवल बी को भी और लेवल ए को भी। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हाँ या ना। इसलिए अब इस बात में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि कहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस वी कैन सपोज एनीवेयर फॉर mg एनीवेयर पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? इसलिए अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के सॉल्व कर रहा है, दोनों का आंसर डिफर नहीं करेगा। 200% गारंटी है आंसर सेम ही आएगा। ओके। अब दूसरी बात है कि बहुत सारा स्टूडेंट फैमिलियर है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं, बट आज के बाद जब वैसा प्रॉब्लम जिसमें डेल्टा यू का रिक्वायरमेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आप कहीं भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। अब देखिए, लेट अस सपोज मान लेते हैं कि मेरा ये जो लेवल है वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्या है? मैंने ऐसा सपोज कर लिया, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा लेवल है वो कौन सा पॉइंट हो गया? रेफरेंस पॉइंट। अब बताइए, जहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया स्टूडेंट, अब नया पॉइंट कि वंस यू सपोज द रेफरेंस पॉइंट, तो इससे अगर इस रेफरेंस पॉइंट से अगर कोई पूछा कि आप h1 हाइट ऊपर गए, कहाँ गए? h1 हाइट ऊपर, और तब पूछेंगे कि यार इस पॉइंट का नाम A है, और फिर h2 हाइट नीचे गए, इस पॉइंट का नाम B है और इस पॉइंट का नाम C है, तब पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ देखिए, तो आप यही कीजिएगा ना कि सर UA माइनस UC करेंगे, हाँ या ना? क्या करेंगे? UA माइनस UC, और UA माइनस UC क्या है? डेल्टा U when going from where to where? A to C. when going from where to where? बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहे हैं। A to C, तो A to C पे जा रहे हैं, A से C पे जा रहे हैं, सॉरी गोइंग फ्रॉम C to A, तो C से A पे जा रहे हैं, तो आप नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं स्टूडेंट? और ऊपर जाने के टाइम पे क्या मिला था बोलिए तो? mgh1, और उसका वैल्यू कितना? mgh1, और ए वैल्यू क्या था स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू योर अजम्पशन? 0 ना, 0। तो ये जब 0 हो गया तो UA इक्वल टू क्या लिखिएगा? mgh1, हाँ या ना? करेक्ट। अब अगर पूछेंगे कि UB का वैल्यू क्या होगा, तो UV के वैल्यू के लिए आप एक ये भी कर सकते हैं, डेल्टा U गोइंग फ्रॉम C to B, तो गोइंग फ्रॉम C to B मतलब UB माइनस UC, हाँ या ना? गोइंग फ्रॉम UB माइनस UC, तो आप जब C से B पे जा रहे हैं तो आप ऊपर जा रहे हैं या C से या नीचे जा रहे हैं? मैं नहीं बोला था कि ऑलवेज रेफरेंस पॉइंट से ही नीचे जाना है, मैं एकदम जनरलाइज बोला था ऊपर जाएंगे, कहीं से भी ऊपर जाएंगे तो प्लस, और कहीं से भी नीचे आएंगे देन माइनस। तो कितना वैल्यू होगा बोलिए तो? माइनस mgh2, हाँ या ना? और ए वैल्यू कितना था अकॉर्डिंग टू माई एम्सन? 0, देन UV क्या हो गया? माइनस mgh2, हाँ या ना? करेक्ट। तो एक्चुअल में आज के बाद चूंकि ये कम से कम इस टाइप का आपको 100 प्रॉब्लम मिलने वाला है, मेडिकल वाला में तो और भी ज़्यादा मिलेगा। तो आज के बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम पे डैम से आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल कहीं पे 0 मानेंगे, तो जब जहाँ उस प्रॉब्लम में जहाँ पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0 माने हैं
तो आज के बाद रिफरेंस पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रिफरेंस पॉइंट जहां पे वैल्यू 0 है, तो उससे ऊपर, एग्जाम में फास्ट होने के लिए, उससे ऊपर डैम श्योर हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, हाँ या ना। अगर ये मेरा रिफरेंस पॉइंट है तो इसके यहां से ऊपर हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और रिफरेंस पॉइंट से नीचे किसी भी पॉइंट पे एडजेक्ट, जब जीरो लेवल आप मान ही लिए, तो जीरो लेवल मान लीजिए, तो इसके ऊपर हर पॉइंट पे क्या एडजेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने एडजेक्ट वैल्यू ही तो निकाला, ये क्या निकाला, ये चेंज है या यूए है, ये चेंज है या यूए है। तो यूए इज द क्या, यूए इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, हाँ या ना। यस, एब्सोल्यूट वैल्यू, बट वो एब्सोल्यूट वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू विच रेफरेंस पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, विथ दिस लेवल। एब्सोल्यूट वैल्यू है तो किसी के रेस्पेक्ट में ना, तो रिस्पेक्ट वाला लेवल पॉइंट कहाँ है, ये सी का पॉइंट है, हाँ है ना। तो आज के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, खास करके जहाँ पे जी कांस्टेंट तो एम जी कांस्टेंट हो जाएगा, तो कहीं पे भी बाय मिस्टेक अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं, और मानना ही पड़ता है, एक्चुअली मानते नहीं, मानना ही पड़ता है, तो अगर मानते हैं तो उस रेफरेंस लेवल से ऊपर के हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहेगा और रहेगा प्लस mgh, और उस रेफरेंस लेवल से नीचे रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पे नेगेटिव और क्या रहेगा, माइनस mgh। इज इट क्लियर। अब मान लेते हैं, यहां देखिए, सपोज कीजिए कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, इस लेवल को मैं जीपी 0 मान लिया और इसका हाइट, इसका लेंथ l है। अब तब पूछेंगे, और ये पॉइंट ए है, पूछेंगे यूए कितना, क्या बोलिएगा, माइनस mgl, हाँ या ना। फिर यूवी पूछ लिए और ये एंगल थीटा दे दिए, यूवी कितना, क्या नहीं बता सकते हैं, कितना रहेगा, ये हो गया एल कॉस थीटा, करेक्ट। अब चलिए सेम एग्जाम्पल में यहां देखिएगा, इसी लेवल को मैं जीपी 0 मान लिया। यहां देखिए स्टूडेंट, इसी लेवल को जीपी 0 मान लिए, अरे थीटा, अरे पॉइंट बी, सेम एग्जाम्पल। अब तब पूछेंगे कि बताइए मुझे यूए कितना, हाँ तो 0 होगा तो होगा, यूवी कितना, कैसे काम चलेगा, रिफरेंस लेवल से हाइट लेते हैं ना। अभी हाइट कितना, कितना, रिफरेंस पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव रहता है, रिफरेंस पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव रहता है, क्या रहता है, mgh, हाँ है ना। और h कितना, l माइनस एल कॉस थीटा। चलिए अब इस डायग्राम में यही तो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इस डायग्राम में सेकेंड फिगर में आप मुझे ये बताइए, ए वैल्यू ए से बी का, डू इट फास्ट। कितना होगा, यूवी माइनस यूए। सेकेंड डायग्राम के लिए क्या लिखिएगा, mgl 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ या ना, बिकॉज ए वैल्यू क्या है, ठीक है।
और ए में इस फिगर का नाम फर्स्ट है। फिगर फर्स्ट के लिए मुझे डेल्टा यू बताइए, व्हेन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब यहाँ भी यू बी माइनस यू ए बताइए, जल्दी से बोलिएगा कितना है। यू बी माइनस यू ए है बी, ए है ए। यू बी इस डायग्राम में यू बी कितना था, यू बी था माइनस एम जी एल कॉस थीटा, अब माइनस एम जी एल, हाँ या ना, ठीक है। अब माइनस माइनस बिकम्स प्लस, इज इट क्लियर, माइनस माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस। कितना आया देखिए तो, एम जी एल, इतना ही आया ना। तो दोनों में डिफरेंट वैल्यू आया, सेम आया, सेम आना भी चाहिए था। बोलिए क्यों, वही तो पढ़ा रहे थे बार बार कि दो पॉइंट के बीच में चेंज इन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हाँ या ना। इसमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ लिए, तो इस यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिए तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि यहाँ पे यू ए हो जाएगा माइनस एम जी एल, यू बी हो जाएगा माइनस एम जी एल कॉस थीटा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिए तो यू ए जीरो हो गया, यू बी जो था वो लिख दिए। बट क्या दो पॉइंट के बीच चेंज पे कोई फर्क पड़ा, चेंज पे फर्क नहीं पड़ा, और चेंज पे फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए था। नहीं तो अगर चेंज पे फर्क पड़ता तो जो बार बार ये बोल रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू गिवन पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाता, हाँ या ना। इसका मतलब आज के बाद तो कॉन्फिडेंट हो गए कि इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट क्या इसमें टाइम वेस्ट करना है कि सर यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस माने या यहाँ पे माने, या दोनों में कहीं भी मान के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब उसमें कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर तो बोले हैं कहीं भी मान के, तो मैं इस मास पे ही बैठ जाता हूँ और इसके साथ ऐसे घूमते रहेंगे। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस को फिक्स करना होता है उस प्रॉब्लम में, नहीं, या पॉइंट ऑफ रेफरेंस को वेरी करते रहिएगा, ऑसिलेटरी मोशन वैसा नहीं करना है। कोई एक लेवल को क्या करना है, फिक्स करना है, करेक्ट। अब बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेरी गुड, सेंटर नहीं, इट इज नॉट इमेजिनरी, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा फिक्स पार्टिकल। यहाँ पे पहली बात, रियल में अभी नहीं पढ़ाया लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका डेमो दे रहा हूँ, जहाँ पे रियल में मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा स्टूडेंट, सेंटर पे। बट क्या बीच में एक्चुअली सच में मास एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं था, बट फिर भी सारा मास कहाँ पे सेंटर्ड है, सेंटर पे। लेकिन अगर ये डिस्क है तो डिस्क के सेंटर पे थोड़ा मास तो रहा होगा, हाँ या ना। दैट्स, तो आज के बाद सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास इज अ फिक्स्ड पार्टिकल, काल्पनिक पार्टिकल, जहाँ पे बी सपोज दैट वहाँ पे इट इज काइंड ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं ब्लैक होल, जहाँ पे सारा सिस्टम का मास वहाँ पे ही कॉन्सेंट्रेट सेंटर हम लोग मानते हैं, करेक्ट। तो यस, तो देखिए एक आपके सामने एग्जाम्पल लिए स्टूडेंट कि यहाँ पे मेरा एक कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, और जब पार्टिकल बोलते हैं ना तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो दिमाग में होगा ही आप लोग का, हाँ या ना। तो कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पार्टिकल है और मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 यहाँ पे ले रहा हूँ और हाइट h है। और तब पूछेंगे इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस मास का
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी कितना, तो आपका आंसर क्या रहेगा इस पॉइंट पे, ए पॉइंट मेरा ए है, यू ए कितना, तो क्या बोलिएगा प्लस एम जी एच, हाँ या ना। चलिए अब आपके सामने सेकेंड डायग्राम ये है कि सेम मास क्या, सेम मास, मास एम ही है या कोई डिफरेंट मास भी है। एम मास का एक यूनिफॉर्म रॉड है, क्या है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं यूनिफॉर्म, और रेफरेंस पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 है। अब तब पूछेंगे कि पूरे रॉड का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इस पूरे रॉड का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और इसका हाइट है एल। कितना हाइट है, ये बहुत काम करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कितना होगा स्टूडेंट, तो देखिए इसमें तो इसका एक फास्ट मेथड ये हो गया कि हम लोग सेंटर ऑफ मास का डिफिनेशन को, अगर इनफॉर्म है, नॉन इनफॉर्म का सेंटर ऑफ मास तो आपको याद नहीं रहेगा, निकालना पड़ेगा, इज इट क्लियर, हाँ या ना। बट इनफॉर्म का तो याद रहेगा ना। तो बोलिए इस पूरे रॉड का मास कहाँ पे सेंटर्ड है, पूरे रॉड का मास कहाँ पे सेंटर्ड है, सेंटर ऑफ मास पे सेंटर्ड है, और सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, एल पे है या L/2 पे है, L/2 पे है। पूरे मास का एंजॉय कौन करता है, सेंटर ऑफ मास करता है। तो अब बताइए, तो इस प्रॉब्लम को बहुत फास्ट शॉर्टकट में बनाने का तरीका ये भी था, शॉर्टकट में बनाने का तरीका ये था कि हम लोग क्या करते हैं, उस रॉड को भूल के एक पार्टिकल मानते हैं और मानते हैं कि वो पार्टिकल सारा मास को लेकर बैठा हुआ है, और वो पार्टिकल पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, रेफरेंस लेवल से कितना हाइट पे है, तो एल हाइट लेंगे या L/2, L/2। तो कितना हो जाएगा इस पूरे रॉड का mg L/2, हाँ या ना। अब देखिए कभी कभी होता ना कि सर mg L/2 तो हो गया, लेकिन मतलब फील नहीं आ रहा है कि mg L/2 हुआ होगा, मन में एक संशय है, शंका है कि सच में mg L/2 रहा होगा क्या। तो जिनके मन में थोड़ा बहुत है, या हो सकता है कि सर यहाँ तो हम लोग निकाल लिए, वेरिएबल रहेगा तो फिर क्या करते, तो उनके लिए सेम प्रॉब्लम को थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे स्टूडेंट, और यहाँ देखिए कैसे बोले थे कि अगर चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो एलिमेंट लेते हैं dl। इन सिमिलर फैशन इफ मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलिमेंट लेना होगा तो एरिया लेंगे या लेंथ ही लेंगे। और ये जो मेरा रॉड है वो नॉन इनफॉर्म रॉड है या इनफॉर्म, इनफॉर्म, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या रहेगा, और यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग लैम्डा, तो एक m/l क्या है, मास पर यूनिट। तो अब बताइए ऐसे तो कर सकते हैं ना कि यहाँ पे एक एलिमेंट मान लेते हैं, हाँ या ना, यहाँ पे एक एलिमेंट मान लेते हैं बाई डिस्टेंस पे dy का, करेक्ट। और इस यहाँ पे जो मास रहेगा, और ये मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो यहाँ जो मास रहेगा वो मास क्या बहुत बड़ा मास रहेगा या बहुत छोटा मास रहेगा, dm। और इस dm का वैल्यू कितना रहेगा स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं ऐसे, और dy मेरा लेंथ था इसलिए मैंने मॉडुलस लिया, बट मैं पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ अगर जा रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो क्या ऐसे इसको मॉडुलस हटा सकते हैं क्या, बिकॉज व्हेन वी आर मूविंग अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस देन चेंज इन y पॉजिटिव होता है, राइट। तो ये हो गया लैम्डा dy, ये हो गया मास। इस छोटे से मास का छोटा सा मास dm लिए हैं, तो नहीं था dm जस्ट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, हाँ या ना, और dm जस्ट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, तो उसके लिए पार्टिकल के लिए रेफरेंस पॉइंट से अगर ऊपर रहता है, कोई पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट से ऊपर रहेगा तो उसके लिए फार्मूला तो प्लस mgh, हाँ या ना, और नीचे रहेगा तो माइनस mgh।
तो इस डीएम के लिए जो पोटेंशियल जी रहेगा इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उसको यू लिखें या छोटा सा पोटेंशियल जी, ये चेंज नहीं है। ये जो डी रहता है ना, डी कभी कभी हर जगह डी छोटा के लिए चेंज के लिए नहीं रहता है, कभी कभी डी वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए भी दिखाया जाता है, हाँ या ना। तो इस छोटे से मास का जो पोटेंशियल यहाँ पे है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, उसको मैं डी यू नाम दे रहा हूं। और डी यू के लिए क्या लिखेंगे, डी एम जी एच, हाँ या ना। और डीएम का वैल्यू लैम्डा डी वाई जी, और इस डीएम का यहां से कितना हाइट, बाई वाई। और तब जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी यू का इंटीग्रेशन यू, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है, लैम्डा और जी, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, बाई डी वाई, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक। जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, लैम्डा जी बाई स्क्वायर बाई 2, सॉरी एल स्क्वायर बाई 2, हाँ या ना। और लैम्डा का वैल्यू कितना, एम बाई एल जी एल स्क्वायर बाई 2, एल और एल आपस में कैंसिल, फाइनल आंसर वही मिला ना जो हम लोग पहले से ला चुके हैं। डिफरेंट आंसर मिला या सेम आंसर। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया कि जो हम लोग बोल रहे थे वो सही था। इसका मतलब है कि कोई अगर रेफरेंस लेवल पता है और किसी मास का उस रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो अगर सेंटर ऑफ मास अगर आपको पता है पहले से, तो क्या इतना करने का रिक्वायरमेंट है या डायरेक्ट वहां से सेंटर ऑफ मास का हाइट ले लेंगे। यस, बट इसको मैं दोनों तरीका से, एक हो गया शॉर्टकट मेथड, और इस शॉर्टकट मेथड को प्रूफ के लिए मैंने ये डेरिवेशन करके आपको दिखा दिया, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार। हो गया, आप सबको अभी तक का सारा लेक्चर मिल गया है ना, या कोई लेक्चर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का बाकी है टिल स्टडी। चलिए हो गया। ए मेरा रेफरेंस लेवल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे 0 है। एक कोई रॉड है और यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, करेक्ट स्टूडेंट। और ये स्क्रू लगा हुआ है, इसका मतलब रॉड इसके पॉइंट, इस स्क्रू के अबाउट रोटेट कर सकता है, इज इट क्लियर। और ये एंगल है थीटा, करेक्ट। और इस रॉड का मास m है, इनफॉर्म रॉड है, और लेंथ l है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पूरे रॉड का मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी बताइए। फाइंड आउट टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दिस रॉड। तो आपको नहीं लगता है कि इसका सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा, हाँ या ना। तो बीच में रहेगा तो L/2 हो गया। बट क्या L/2 मेरा हाइट है लेवल से, L/2 हाइट रहेगा या A हाइट रहेगा। तो जो जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है उसका हाइट यहाँ से h मानते हैं, तो इस h का वैल्यू क्या, h/L/2 इक्वल टू क्या साइन थीटा लिख सकते हैं। देन h इक्वल टू क्या हो गया,
2 साइन थीटा। तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, mgl/2 साइन थीटा। हाँ या ना, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अब देखिए इसमें अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दिए, कितना डिग्री, 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा वैल्यू, तो नहीं होता थीटा इक्वल टू 90 मतलब बिल्कुल ऐसे। हाँ या ना, जहां से थीटा मेजर कर रहे हैं दिस एंगल बिकम्स व्हाट 90। और अगर थीटा इक्वल टू 0 कर दिया स्टूडेंट, मतलब रॉड का पोजीशन कैसा रहेगा, नहीं लगता कि रॉड बिल्कुल पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लेवल पे ऐसे रखा रहेगा। हाँ या ना, अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लेवल पे ही मास को रख दिए तो उस वो लेवल ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस था जहां पे मास को रखेंगे तो उसका वैल्यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू 0 रहेगा। इज इट राइट? पॉइंट देखिए, ये मेरा है लेवल कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जहां पे वैल्यू 0 है। अगर ये पूरा का पूरा मास यहां पे ही ले आए इसी लेवल पे, तो भाई अकॉर्डिंग टू जो हम लोग का एजम्पशन है, जो मैंने इस प्रॉब्लम में एजम्पशन क्रिएट किया था, तो इसी लेवल पे अगर मास को बिछा देंगे, डाल देंगे, तो उसका पोटेंशियल कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो साइन 0 का वैल्यू भी तो 0 होता है। इसका मतलब नहीं लगता कि अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू कुछ, ये बिल्कुल बढ़िया था, थीटा कुछ भी रहेगा तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अरे ये क्या रटने वाला फार्मूला है, ये इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये कोई फार्मूला है, इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। चलिए, लेकिन अगर इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम है तो एक बात मैं अभी से क्लियर कर रहा हूं कि समटाइम्स ऐसा होगा। यहां देखिए, रोटेशन के क्लास में ऐसा भी हो सकता है, रोटेशन में बोल रहा हूं चैप्टर, कि हो सकता है कि रॉड अभी ऐसे है, अब बाद में घूमकर ऐसे आ जाए, इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है रॉड, और रोटेट करके ऐसे आ जाए, करेक्ट। और तब मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन या कुछ भी निकालने के लिए, या ओमेगा निकालने के लिए, व्हाटएवर, मुझे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पर्पज से अगर इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लेवल 0 मान लें, और तब बोलें पोजीशन फर्स्ट से अगर पोजीशन सेकेंड में आते हैं, तो डेल्टा यू कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, तो क्या नहीं निकाल लेंगे। जब पोजीशन फर्स्ट में रहेगा तो कितना होगा स्टूडेंट, यस, प्लस mgl/2। और जब फर्स्ट में, सॉरी सेकेंड का कितना होगा स्टूडेंट, सॉरी सेकेंड का कितना होगा, माइनस mg। अब फर्स्ट का क्या रहेगा, mg, तो कितना हो जाएगा, माइनस mgl। तो ये जो सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग अगर याद कर लें, तो नहीं लगता कि थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेट, अब देखिए ये पूरे का मतलब है कि मेरा पार्टिकल यहाँ पे था, और इसमें पार्टिकल कहाँ पे था, तो मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, हाँ या ना। अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, L डिस्टेंस। समझ रहे हैं जो मैं क्या बोल रहा हूँ मेरा, तो L डिस्टेंस ऊपर गया या L डिस्टेंस नीचे आया। और नीचे आता है तो चेंज क्या होता है, नेगेटिव, या नीचे आता है तो आज ही तो पढ़ाए हैं, जब नीचे आएगा तो चेंज नेगेटिव होगा, करेक्ट। चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है, सपोज कीजिए यहां देखिए स्टूडेंट, एक रिंग है, क्या है, रिंग, और ऐसे बोल दिया गया कि देखिए रिंग अपना पोजीशन ऐसे चेंज किया है, ठीक है, पोजीशन फर्स्ट से पोजीशन सेकेंड में आया है, तब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये क्या होगा। तो इस टाइप से अगर इस टाइप का प्रॉब्लम और नेक्स्ट क्वेश्चन सर मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा, SHM में। कहाँ मिलेगा, SHM में। तो ऐसा ए रिंग भी तो ऐसे ऑसिलेट कर सकता है ना। तो अब सपोज कीजिए कि अगर कुछ चेंज, और मैं आपको यहाँ पे बोल दूंगा कि देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ ए था एक लाइन, और इसका सेंटर ऑफ मास से यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास को मिलाते हैं तो एंगल थीटा है।
तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? रिंग का टोटल मास कहाँ पे होता है? जस्ट मैं समझाने के लिए, रिंग का टोटल मास सेंटर पे होता है। तो मान लेते हैं कि मेरा, अब यहाँ देखिएगा, ये अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर 0 है तो ध्यान से सुनिए, ए रिंग हो, डिस्क हो, या स्फीयर हो, या हॉलो स्फीयर हो, या सॉलिड स्फीयर हो, जितना भी मैं बात बोला हूँ सबका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही रहेगा, हाँ या ना? रिंग हो या डिस्क हो या हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, सबका मास हो सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर इसका मास दे दिया जाए और इसका रेडियस पता हो और पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पे है, अतः पूछेंगे इस पूरे का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और एक ही बार कितना के लिए बात कर ली है? नहीं लगता है? रिंग का, डिस्क का, और हॉलो स्फीयर का, और किसका? सॉलिड स्फीयर। लेकिन जितना भी मैं बात कर रहा हूँ, ऑल आर यूनिफॉर्म, ऑल आर हैविंग यूनिफॉर्म मास, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है सब में। रिंग पे रहेगा तो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा यूनिफॉर्मली, डिस्क में रहेगा तो एरिया में, हॉलो स्फीयर पे रहेगा तब भी एरिया में, और सॉलिड पे रहेगा तो वॉल्यूम में। यूनिफॉर्म लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो लेकिन सबका जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस? बोलिए। सबका वैल्यू तो आपको क्या करना है? रिंग को भूल जाना है, अब बस पार्टिकल याद रखिए। पार्टिकल कहाँ पे है? पूरा सेंटर ऑफ मास का पार्टिकल कहाँ पे? सेंटर पे। तो सेंटर का, यहाँ इस सेंटर का हाइट है यहाँ से कितना? तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रिंग का या इस टाइप का डिस्क का रहेगा और मुझे इसका अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना रहेगा, निकाल लेंगे। चलिए जल्दी से आप लोग एक प्रॉब्लम बनाइए। ए है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रेफरेंस लेवल। अब मेरा एक रॉड है जो इनफॉर्म रॉड नहीं है, नॉन इनफॉर्म है, और जिसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू वाई। क्या है? लैम्डा इक्वल टू व्हाट? लैम्डा नॉट इंटू वाई। तो इसका ग्रेविटेशन, इस पूरे रॉड का इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? डू इट फास्ट। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है एल। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं?
हाँ, लैम्डा नॉट जी एल क्यू बाई 3, यही आंसर शायद है। वेरी गुड। देखिए, तो आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं जैसे मैं सॉल्व किया हूँ। यस। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक ट्रिक मान लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा। मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। u विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट यही रहता था ना। हाँ, यहाँ देखिए तो mgh, हाँ या ना, ऊपर अगर है तो आप बोले था कि mg से अगर इस mg, तो यहाँ पे mg को अगर माइनस कर दें, हटाकर सोचें तो h क्या था? h था सेंटर ऑफ मास का हाइट रेफरेंस पॉइंट से, हाँ या ना। बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि अगर इसका टोटल का मास मुझे पता रहता, टोटल का मास अगर पता होता, मान लेते हैं 5 kg, तो टोटल का मास पता रहता, तो इस पूरे टर्म को अगर मैं mg से डिवाइड करता तो नहीं लगता कि सेंटर ऑफ मास निकल जाता, सेंटर ऑफ मास का हाइट निकल जाता रेफरेंस पॉइंट से, हाँ या ना। अरे u को रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर u को mg से अगर डिवाइड कर दे, अगर m पता होता, यहाँ पे तो नहीं पता है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा नॉट है, अगर पता होता तो u को अगर mg से डिवाइड कर देंगे तो जो बाकी बचा हुआ मिलेगा वो क्या मिलेगा? उस रेफरेंस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का हाइट रहेगा, हाँ या ना। तो जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑब्जर्व, देखिए बहुत छोटा सा बात था। ओके सर, इसका लेंथ l है, मास m है, तो u आया mg/L/2। कभी सोचा कि mg को हटा के जो था वो क्या था? L/2 क्या था? L/2 था सेंटर ऑफ मास का हाइट रेफरेंस पॉइंट से, हाँ या ना। दैट्स वाई इस टाइप का सिचुएशन, इसका मतलब बिना सेंटर ऑफ मास पढ़े हुए बस एक लाइन से हम लोग यहाँ से ऐसे भी कभी काम कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपको नहीं था कि एक क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास में भी मिलेगा, डैम से क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में मिलूंगा। और एक्चुअली ओरिजिनल क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का ही है, कहाँ का है? इसमें इस टाइप का प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दिया जाता है। इज इट क्लियर? क्या निकालने के दिया जाता है? सेंटर ऑफ मास। तो एक्चुअली एक प्रॉब्लम था सेंटर ऑफ मास का, जिसको मैंने कन्वर्ट करके बना दिया वर्क प्रॉब्लम एनर्जी का प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि अब इनफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, मुझे जो लगता है कि इनफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में अब आप लोग रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल जी निकाल लेंगे और दो पॉइंट के बीच में भी चेंज भी निकाल लेंगे इनफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में। और अब इस बात का टेंशन आप लोग नहीं लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ड्यूरेशन में कि कहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना जाए। इज इट क्लियर? तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, देखिए स्टूडेंट क्या लिखे हैं,
इक्विलिब्रियम एक केमिस्ट्री वाला नहीं है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स, फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0। क्या होता है? नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क भी 0। सिर्फ फोर्स 0 रहेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? और अगर नेट टॉर्क सिर्फ 0 रहेगा तो उसको बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, ये ट्रांसलेट कर रहा है, करेक्ट, बट ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है क्या? इसका मतलब ये अपना सेंटर ऑफ ऐसे टॉपलिंग नहीं हो रहा है, टॉपलिंग तो नहीं कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास के बाद अगर रोटेशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम का जनरलाइज वर्सन। हाँ, ये दूसरी बात है कि अभी हम लोग टॉर्क के बारे में नॉट ए सिंगल वर्ड टॉर्क के बारे में बात नहीं किए हैं, एक आध जगह को छोड़कर एक आध जगह थोड़ा बहुत बोले हैं, तो हम लोग सिर्फ नेट फोर्स के बोलते हैं। बट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0। बट इफ ओनली फोर्स आर अप्लाइंग एंड टॉर्क इज 0, इफ ओनली फोर्स आर अप्लाइंग और टॉर्क 0 है, पहले से ही टॉर्क 0 है, तो हम लोग यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए मानिए कि अगर कोई कंप्लीट पूछेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स, तो क्या बोलना है? नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0। अगर ये 0 है और ये 0 नहीं है तो क्या इक्विलिब्रियम है? तो बोलना है सर इक्विलिब्रियम नहीं है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। करेक्ट। चलिए अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बोल रहे हैं? यहां देखिएगा क्या बोल रहे हैं? टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम समझाने के लिए मैं 3 डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करना पसंद करूंगा। करेक्ट। ये सोचिए कि कोई इस टाइप का कंटेनर है, बाउल है, और यहाँ पे कोई एक मास है, ठीक है स्टूडेंट, और इस मास को यहाँ पे है, इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहाँ पे ला के छोड़ दिया। करेक्ट। ये मास यहाँ था बट इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किए, ए पे था, ए से बी पे या ए से सी पे। करेक्ट। तो बोलिए अगर मास को ए से बी पे लेके जाते हैं और छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो किधर खुद से किधर जाना पसंद करेगा? मतलब टुवार्ड से, और सी पे छोड़ दिए तो, और ए पे जब था तो ए पे इस पे नेट फोर्स mg नीचे नेट और नॉर्मल इसके ऊपर, तो ए पे जब था तो नेट फोर्स क्या था? 0 था। तो बताइए कोई भी सिस्टम खुद से किस तरफ जाना चाहेगा? अनस्टेबल सिचुएशन की तरफ या स्टेबल? स्टेबल सिचुएशन की तरफ। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, बाद में इसको मैथमेटिकल बता देंगे। यहाँ बताइए, मान लेते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल होता ना, कहीं पे एकदम बिल्कुल जस्ट ऐसे कहीं पे कुछ रख दिए, ये पता है कि इससे इधर इधर होगा तो कहानी ख़त्म है, बट ऐसे रख दिए। यहाँ पे एक मास को इस टाइप का सरफेस पे यहाँ पे जेंटली प्लेस कर दिए हैं धीरे से, और उसके एकदम बिल्कुल रेस्ट में। तो यहाँ पे इस पर नेट फोर्स तो 0 है। क्या है स्टूडेंट? नेट फोर्स ये रेस्ट में है, मान लीजिए रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। ऐसे मान लीजिए नेट फोर्स के लिए ही बात कीजिए, नेट फोर्स 0 है, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करके यहाँ पे लाए और छोड़ दिए, तो क्या दोबारा ये यहाँ पे जाएगा खुद से? तो इसके पास जाएगा या इससे दूर जाएगा? दूर जा रहा है। तो दूर जाने का मतलब नहीं लगता कि जहाँ पे था वहाँ पे अनस्टेबल था? स्टेबल था या अनस्टेबल था? अनस्टेबल था। और किधर जाना पसंद कर रहा है? शायद जहाँ पे स्टेबिलिटी उसको ज़्यादा मिलेगा। करेक्ट। अब यहाँ देखिए,
मान लेते हैं आप इसको पोटेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में ही सोचिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी में कहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा,